Assalamu alaikum. Okay, today we are going to discuss about different, you can say, different topics I have mentioned in the slide, which is dialectics के बारे में हम पढ़ेंगे. हेगल और डायलेक्टिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, हाउ ही गेव दिस कॉन्सेप्ट. कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक्स के बारे में क्या बात की है, कार्ल मार्क्स की डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे क्या उसकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे. Then we will move to what's the meaning of the dialect, the philosophy of idealism, evolutionary theory of world in idealistic term, features of production, relations of production, and within that relations of production we will discuss about primitive communal, slave, feudal system, capitalist system, socialist system, and communism. सो स्टार्टिंग विद डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स क्या है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है डायलेगो, जिसका मतलब है टू डिस्कोर्स, टू डिबेट. यू कैन से कि जिस पर डिबेट की जाए, जिस पर बात की जाए, जिस पर डिस्कशन की जाए. इसका मतलब ये है इट्स अ मीन ऑफ डिस्कशन, इट इज़ अ वे ऑफ डिस्कशन, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, स्टडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. हाउ वी गोइंग टू स्टडी एनी फिनोमिना, हम उसके ऊपर कैसे बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर हमारा सोच किस ज़रिए से, हम किस तरह से उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. एंशंट टाइम पीरियड में पहले के ज़माने में जो डायलेक्टिक्स का मेथड यूज़ किया जाता था वो किस लिए होता था, ताकि हम ट्रुथ के ऊपर आएँ. इट वॉज यूज टू अराइव एट ट्रुथ. ओके, एंशियंट टाइम पीरियड में पहले डायलेक्टिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ वे ऑफ अराइविंग एट ट्रूथ. ये ऐसा ज़रिया समझा जाता था कि ये एक बेस्ट मीन था, बेस्ट वे था, जिसके ज़रिए से हम ट्रुथ पे को गेन कर सकते थे, ट्रू नॉलेज को गेन कर सकते थे. और उसमें क्या मेथड ये लोग यूज़ करते थे, किस तरह करते थे कि कोई भी एक आर्गुमेंट आया है, कोई बात आई है, तो उस बात के ख़िलाफ़ एक कॉन्ट्राडिक्शन आती थी, उसके ख़िलाफ़ एक बात आती थी. एक बात है, उसके ख़िलाफ़ कोई और उसकी बात करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसके ओपोज़ करेगा, और उसको जब उसको ओपोज़ करेगा, उसके ख़िलाफ़ बात जाए करेगा, तो वो आर्ग्यूमेंट देगा. वो अपने उस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ नॉलेज गेन देगा. तो ये जो पॉइंट है, जिसमें एक बंदे ने एक इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन कोई और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और वो जब उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो वो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देगा, कोई ना कोई सबूत देगा, कोई ना कोई बात करेगा. तो ये जो जिसमें एक आर्ग्यूमेंट आया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, तो ये इसकी वजह से ज़रिए से क्या हुआ कि इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उस कॉन्ट्राडिक्शन को ओवरकम किया जाएगा, उस कॉन्ट्राडिक्शन को, उस तज़ाद को ख़त्म किया जाएगा. और जब ये ख़त्म होगा तो क्या निकलेगा, एक ट्रुथ जो है वो उसका रिज़ल्ट निकलेगा. जो एंशिएंट फ़िलासफ़र्स थे वो बेस्ट तरीका समझते थे डायलेक्टिक्स को, कि जिसके ज़रिए से ट्रुथ को अराइव कर सकते हैं. कि जिसमें क्या हुआ कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया, उस पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ एक कॉन्ट्राडिक्शन आई, उस कॉन्ट्राडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए आर्गूमेंट आएगा, और जब क्लैश ऑफ अपोजिट ओपिनियन होंगे, तो उस क्लैश ऑफ अपोजिट ओपिनियन की वजह से क्या होंगे कि ट्रू नॉलेज, ट्रू इन्फॉर्मेशन वो गेन होगी. बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो डायलेक्टिकल मेथड ऑफ थॉट था वो अप्लाई किया उन्होंने नेचर पे. और जब उन्होंने नेचर को उसको अप्लाई किया, तो उन्होंने उसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू के, उन्होंने दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहे कि जो फिनोमेना ऑफ नेचर है वो कॉन्टीन्यूसली, इट इज़ इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट. वो उसमें मूवमेंट हो रही है, उस नेचर में, उस फिनोमेना में. जो नेचर जो है, वो इन्वायरमेंट, जो सोशल नेचुरल फिनोमेना है सोसाइटी में, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो स्टैटिक नहीं है. और दूसरा पॉइंट क्या था कि द डेवलपमेंट ऑफ नेचर, की जो डेवलपमेंट आ रही है, जो मूवमेंट आ रही है, जो कांस्टेंट चेंज आ रहा है नेचुरल फिनोमेना में, वो किस वजह से आ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस इन नेचर आ रही है. कि कोई एक फोर्स, एक नेचुरल फिनोमेना हुआ, उस नेचुरल फिनोमेना के ऑपोजिट ही कोई दूसरा, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरा नेचुरल फिनोमेना हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से एक न्यू जो नेचुरल फिनोमेना में डेवलपमेंट होगी. सो जो डायलेक्टिकल मेथड था, जो नेचर पे अप्लाई करते थे, वो किस चीज़ की बात करते थे कि जो नेचर का जो फिनोमेना है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है. और वो चेंज किस वजह से आ रहा है, क्योंकि जब कोई फिनोमेना, कोई नेचुरल फिनोमेना कोई नेचर में है, तो उसके ऑपोजिशन में, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके मुखालिफ एक और नेचुरल फिनोमेना आएगा. तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो उसके नतीजे में एक नया नेचुरल फिनोमेना इमर्ज होगा, जो कि क्या किसकी रिजल्ट बनेगा, वो नेचुरल चेंज की तरफ जाएगा.
इस डायलेक्टिकल फिनोमेना को, इस मेथडोलॉजी को जो है वो बहुत सारे टर्म्स में बहुत सारे तरीक़ों से देखा गया है। जिसमें हेगल की बात आती है, वो ये कहती हैं कि इन्होंने उसकी बात की थीसिस को उन्होंने इसको डिवाइड किया इन 3 फेजेस में। थीसिस, उसके ऑपोजिट एंटीथीसिस आता है, और इन दोनों के जब एंटीथीसिस के बाद सोल्यूशन में सिंथेसिस, जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सल, पर्टिकुलर और इंडिविजुअल। अनदर वे जिसको इसको डायलेक्टिक्स को देखा जाता है, उसके स्टेजेस को वो कैसे बताते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो अफर्मेशन की है, सेकंड स्टेज कॉन्ट्रडिक्शन, निगेशन की जाती है, और जब इसको निगेट किया जा रहा है तो थर्ड स्टेज में इस निगेशन की भी निगेशन की जाती है। टूवर्ड्स के हेगल और डायलेक्ट का आपस में क्या इनकी डायलेक्टिक्स का इनका क्या काम था, कैसे वो उसकी तरफ आए। हेगल ने जो था वो कार्ल मार्क्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था उनकी थिंकिंग को, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स ने बाद में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की तरफ आए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की तरफ आए। हेगल ने जो है वो 2 फिलॉसफीज़ दी थी। नंबर 1 वाज द डायलेक्टिक एंड द सेकंड वाज द आइडियलिज्म। डायलेक्टिक में वो ये बात करते थे कि डायलेक्टिक शुड बी टेकन एज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट शुड बी टेकन एज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट शुड बी टेकन एज एन इमेज ऑफ द वर्ल्ड। कि इसको हम देखें, डायलेक्ट किसकी बात कर रहा है, हमारी सोच की बात कर रहा है, हम कैसे सोच रहे हैं, वे ऑफ थिंकिंग की, और हम दुनिया की इमेज को हम कैसे देखते हैं। वे ऑफ थिंकिंग में किस चीज़ की बात करता है कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, क्या कि जो प्रोसेसेस, रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, इनको इम्पोर्टेंस देता है। कि जो जितने भी सोसाइटी में प्रोसेसेस हो रही हैं, रिलेशनशिप्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे वे ऑफ थिंकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वे ऑफ थिंकिंग किसकी, एक तो ये वे ऑफ थिंकिंग किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि इनकी प्रेजेंस को, कि प्रोसेस, रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी में मौजूद हैं, और दूसरी किस चीज़ को देखता है कि स्ट्रेसेस डायनामिक वे ऑफ थिंकिंग द वर्ल्ड, कि दुनिया के बारे में डायनामिक तरीके से सोचा जाए। द सेकेंड पार्ट वॉज अबाउट द इमेज ऑफ द वर्ल्ड। डायलेक्टिक किसकी बात करता है, वे ऑफ थिंकिंग, और वे ऑफ थिंकिंग में वो किसकी बात करता है कि वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसेस, रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं। जबकि इमेज ऑफ द वर्ल्ड में वो किसकी बात करते हैं कि जो दुनिया है वो स्टैटिक नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो किसी एक ही शेप में, शक्ल में, या यू कैन से कि एक ही स्टेट में, एक ही हालत में रुकी हुई ही नहीं है, बल्कि क्या, या स्टैटिक स्ट्रक्चर्स उसके नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्स चेंज नहीं हो रहे, बल्कि वो ऐसे प्रोसेसेस से बना हुआ है, रिलेशनशिप से बने हुए हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से बने हुए हैं, जो कि वो जो है वो डिफरेंट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस, मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स, मुख्तलिफ डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी में मौजूद है। डायलेक्ट क्या किसकी बात करता है, वे ऑफ थिंकिंग एंड इमेज ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे देखा, सोचा जाता है और दुनिया के बारे में हमारा क्या ख्याल है। सोचने में क्या बात आती है कि हम इम्पोर्टेंस देते हैं सोसाइटी में मौजूद डिफरेंट रिलेशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, कॉन्ट्रडिक्शंस को, और इमेज के अंदर ये बात आती है कि हम ये देखते हैं कि सोसाइटी, जो वर्ल्ड है वो सिर्फ स्टैटिक स्ट्रक्चर से नहीं बनी हुई, मतलब कोई एक ही स्ट्रक्चर्स हैं और वही उस दुनिया को जो है वो उसके ऊपर बना हुआ है, दुनिया को बना रही हैं, या वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, बल्कि वो किसकी बात कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे प्रोसेसेस मौजूद हैं, उस दुनिया के अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप मौजूद हैं, डायनामिक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही हैं। दैट वाज हिज philosophy of the dialect. Number second one is his philosophy of idealism. philosophy of idealism में इसने ये कहा था कि इसने कहा था कि इम्पोर्टेंस दी थी माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस को, कि जो इंसान सोच रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस है, उसके जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द मटीरियल वर्ल्ड। जैसे मटीरियल वर्ल्ड की बात कार्ल मार्क्स ने की थी कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हेगल ने किसकी बात की थी कि जो माइंड है और मेंटल प्रोसेसेस हैं, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द मटीरियल वर्ल्ड। और कुछ ये बिलीव करते हैं कि जो मेंटल प्रोसेस हैं, जितने भी हमारे माइंड और मेंटल प्रोसेस है, जो कॉन्शियसनेस है, वो सिमिलर रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अगर जो हमारा फिज़िकल और सोशल वर्ल्ड है वो नहीं एग्जिस्ट ना करे तो। मतलब सोशल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं और जो फिज़िकल वर्ल्ड है, अगर वो एग्जिस्ट ना भी करे तब भी क्या होगा, वो सेम, हमारे मेंटल प्रोसेसेस क्या होंगे, वो सिमिलर रहेंगे।
ये किसकी तरफ एम्फेसाइज करते हैं? इट एम्फेसाइजेस ऑन द मेंटल प्रोसेसेस एंड आइडियाज़ प्रोड्यूस बाय देम। वही बात कि फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म में कि किसको इंपॉर्टेंस देता है? मेंटल प्रोसेसेस को, मेंटल प्रोडक्ट्स को, माइंड को, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि जो हमारे जहन में जो मेंटल प्रोसेसेस चल रही हैं, इन प्रोसेसेस का क्या रिजल्ट है, इन प्रोसेसेस के साथ क्या आइडियाज़ निकल रही हैं। देन दे टॉक अबाउट कि जो मैटर है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्पिरिट। नेक्स्ट वन इज़ दैट एक्सटर्नल और जो रियल वर्ल्ड है, क्योंकि ये बात करते हैं मेंटल प्रोसेसेस की, मेंटल कंस्ट्रक्ट की, मेंटल प्रोडक्ट्स की, माइंड की, तो ये ज़्यादातर किसका मतलब है? कॉन्शियस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस वजह से ये जो है ये एक्सटर्नल वर्ल्ड या जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं दे रहे। देन इट टॉक्स अबाउट कि जो इस वजह से ये जो वर्ल्ड है, नेचर है, सोसाइटी है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये सेकेंडरी है और प्राइमरी क्या चीज़ होगी? माइंड है एंड मेंटल प्रोसेसेस है। सो विद इन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, what was his conception, what was his focus, was that on the mind and mental processes, that mind and mental processes are very much important as compared to any as compared to the material world. Mind and mental processes, consciousness, concepts are the primary, you can say the source that exist on the earth, while the nature, the society and the object are the secondary, or you can say the subordinate. Evolutionary theory of world in idealistic term according to कैसे थी ये। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल मेथड। मार्क्स ने इस डायलेक्टिकल मेथड को कैसे लिया था? पहले हम जनरली बात करते हैं डायलेक्टिकल मेथड की फीचर्स की, क्योंकि डायलेक्टिकल मेथड ये लोग इसको अटैच कर रहे हैं विद द नेचर के साथ, कि नेचर जो है वो कैसे जो है वो इसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस मौजूद हैं, तो उसके फीचर्स इन्होंने डिफरेंट लिए। जबसे सबसे फर्स्ट फीचर है दैट टॉक्स अबाउट दैट नेचर कनेक्टेड एंड डिटरमाइंड, कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, जो नेचर है, वो तमाम आपस में इंटीग्रेटेड है, वो तमाम आपस में इंडिपेंडेंट हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। वो उनकी किसी भी नेचुरल फिनोमेना की खुद अलग से कोई मौजूदगी नहीं है। कोई भी नेचुरल फिनोमेना अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सारे जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, जो नेचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इसी तरह से जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या बात करता है कि नेचर इज इन स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस मोशन एंड चेंज, कि जो नेचर है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, रीन्यूअल आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है। कभी कोई चीज़ इमर्ज हो रही है, कभी कोई चीज़ डेवलप हो रही है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या वो डाई कर रही है। तो इट शोज़ कि जो नेचर है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है, मूवमेंट में है। वो क्या कर रहे हैं? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, चेंज आ रहा है। द थर्ड वन इज़ दैट नेचुरल क्वांटिटेटिव चेंज लीड टू क्वालिटेटिव चेंज, कि जो नेचुरल डिफरेंट फिनोमेना है उसके अंदर अगर कोई क्वांटिटेटिव चेंज आता है तो वो लीड करता है टूवर्ड्स द क्वालिटेटिव चेंज, कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक सर्कल में नहीं हो रहा, मतलब हर वक्त सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज नहीं आ रहा सोसाइटी के, मतलब नेचुरल फिनोमेना के अंदर जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, बल्कि उसके अंदर और भी चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल द क्वालिटेटिव चेंज। So the process of development is not moving in circle, it is not a simple repetition, बार बार similar change नहीं आ रहा, बल्कि वो different change की तरफ जा रहा है। And the development is from, for example, simple to complex हो रहा है, from for example lower to higher, that shows that कि उसकी क्वालिटी में कैसे चेंज आ रहा है। नंबर फोर्थ वन इज़ द कॉन्ट्रडिक्शंस इनहेरेंट इन नेचर, कि नेचर के अंदर भी क्या है? कॉन्ट्रडिक्ट्स आ रही हैं, और वो कॉन्ट्रडिक्ट्स क्या शो कर रही हैं? डायलेक्टिक्स को शो कर रही हैं। That is a study of contradiction within a very essence of things. और development is the struggle of opposites, ये जो डेवलपमेंट आ रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम डायलेक्टिक्स को जनरली डिस्कस कर रहे थे, कि वो ये बात करता है कि जो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर स्ट्रगल आ रही है, और स्ट्रगल की वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट हो रहा है। उस स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट की वजह से क्या होता है? चेंज आ रहा है। और जो जितने भी फिनोमेना हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हर एक चीज़ सोसाइटी के अंदर mौजूद है। फॉर एग्जांपल नेचर के अंदर कोई पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है,
कोई चीज़ डाई हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो कोई चीज़ इमर्ज भी हो रही है, डेवलप भी हो रही है, स्ट्रगल हो रही है दरमियान में, ओल्ड और न्यू के दरमियान में। तो ये जितना भी ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये शो कर रहा है इंटरनल कॉन्टेक्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, कि ये जितनी भी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि इंटरनली क्या कर रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और ये शो कर रहा है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब ये जो जनरल फीचर्स थे, ये प्रिंसिपल्स थे, इन जनरल फीचर्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था कार्ल मार्क्स ने ऑन द सोसाइटी, कि सोशल लाइफ पे उन्होंने अप्लाई किया था, और यू कैन से द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के ऊपर अप्लाई किया था। इफ़ वी टेकिंग द फर्स्ट फीचर विच टॉक्स अबाउट दैट नेचर कनेक्टेड एंड डिटरमाइंड, तो अगर हम ये देखते हैं तो, और उसको हम जब अप्लाई करते हैं सोशल सोसाइटी के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, तो उसमें क्या शो कर रहा है कि जितने भी सोसाइटी के अंदर सोशल सिस्टम्स हैं, सोसाइटी के अंदर सोशल यू कैन से प्रोसेसेस हैं, जितने भी सोसाइटी के अंदर यू कैन से स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सारी की सारी आपस में कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे आपस में डिपेंडेंट हैं, रिलेटेड हैं। कोई भी सोशल फिनोमेना, कोई भी सोशल कंडीशन, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे इसमें एग्जांपल आती है कि अगर कोई सोशल रेवोल्यूशन आता है, तो उसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह थी, कोई ना कोई सोशल रीजंस थी, वो किसी न किसी तरीके से किसी और फिनोमेना के साथ लिंक्ड होता है। नंबर सेकेंड वन, इट टॉक्स अबाउट द नेचर इज़ इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन एंड चेंज। सो ये पता चल रहा है कि जो सोसाइटी है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, वो एक स्टैटिक स्टेज पे नहीं है, वो किसी एक जगह पर रुकी हुई नहीं है, बल्कि वो डायनामिक है। जिसमें उन्होंने ये बात की एग्जाम्पल दी है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम सोसाइटी में मौजूद था, वो एक स्टेट थी, राइट। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन एंड चेंज, सो इट शोज ये कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, ख़त्म हुआ, जिससे और सोशलिस्ट सिस्टम आया। अनदर एग्जांपल इज़ दैट कि फ्यूडलिज्म सिस्टम आया, लेकिन फ्यूडलिज्म सिस्टम को रिप्लेस कर दिया कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो कह रहा है कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, बल्कि वो कॉन्टिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड चेंज है। अब यही बात जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करते हैं, कि जो क्वांटिटेटिव चेंज है वो लेके जाता है क्वालिटेटिव चेंज की तरफ। क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ यू कैन से मयरेबल क्वांटिटीज़, कोई एक यू कैन से कि जिसको हम मेयर कर सकें, ये इतनी मिकदार, जिसमें मिकदार की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कंटेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलर मेयर की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो भी सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जिसे कहते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आया सोसाइटी का कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ गया, तो ये जो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म सिस्टम गया, तो ये स्लो चेंजेस नहीं आए थे, ये किसी स्लो बाय स्लो, बहुत स्लो चेंज या कोई छोटा रिफॉर्म नहीं आया था, बल्कि क्वालिटेटिव चेंज आया था। और वो क्वालिटेटिव चेंज क्या था, दैट वाज द रेवोल्यूशन। नंबर फोर्थ वन टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रडिक्शंस, कि जैसे नेचर में डिफरेंट कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें आपस में मौजूद हैं, इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी क्या है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इट इज़ द वे ऑफ डेवलपमेंट। इट टॉक्स अबाउट द क्लास स्ट्रगल ऑफ प्रोलिटेरिएट की अगर हम बात करते हैं, या वर्किंग क्लास की बात करते हैं, लेबर क्लास की बात करते हैं, कि जो इनकी क्लास स्ट्रगल है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इनएविटेबल है, ख़त्म नहीं हो सकता, और इसको हम कवर नहीं कर सकते। इनको हम क्या कर सकते हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, बल्कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सपोर्ट करना है, और हमने इसको कैरी ऑन करना है टूवर्ड्स द सम कंक्लूजन। उसको किसी एक स्टेप तक पहुंचा के इसको हमने सपोर्ट करके उसको क्या करना है, इसको एक यू कैन से एक पर्टिकुलर रिजल्ट की तरफ लेके जाना है। अब इसी जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को इन्होंने इसको डिनोट किया, अब कि कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट स्टेट में है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड हैं, कैसे लार्जर स्केल पे चेंज आ रहा है, दैट इज़ द क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कर रहा है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किस चीज़ की बात कर रहा है, कि हमने अप्रोच यूज़ करना है, हमने जो डायलेक्टिकल स्टडी हम कर रहे हैं, उसको हमने अप्लाई करना है टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटी। What is that historical materialism? Methodological approach to the study of society, economics and history. हमने सोसाइटी को कैसे एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू स्टडी करना है, उसकी इकोनॉमिक्स को या उसकी
हिस्ट्री को, या इसको हम ये भी कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, मटीरियलिस्टिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मटीरियलिस्टिक स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी. It talks about the description of history with reference to economic activity. कि जो हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि पहले सोसाइटी कैसी थी अब कैसी थी, उसकी अगर हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने उसको लिंक करना है विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कि हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्टिकुलर सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी ये थी. और पहले वो एग्रीकल्चर करते थे, फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए, फिर वो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम बना फ्यूडल सिस्टम था, कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ आए, फिर सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ आए, फिर कम्युनिस्ट सिस्टम की तरफ आए. सो वाई दैट हैपन, that is the change from one state to another, from one system to another, only because of the change in the economic activity. तो ये क्या बताता है? हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इकोनॉमिक मोड ऑफ द सोसाइटी, या यू कैन से मटीरियलिस्टिक चेंज सोसाइटी में क्या आया. हिस्टोरिक मटीरियलिज्म किसकी तरफ देखता है? लुक्स फॉर कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट. कैसे उस डेवलपमेंट की क्या वजह थी, सोसाइटी में चेंज किसकी तरफ आया, कैसे कि लोग प्रोडक्शन किन चीज़ों की करते थे, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली प्रोड्यूस नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. लोग उन चीज़ों को कैसे बनाते थे और उन चीज़ों को आगे कैसे ट्रांसफ़र करते थे. जैसे पहले लोगों ने सिंपल टूल्स यूज़ करते थे डिगिंग के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक मशीनरीज़ की तरफ आए, कैसे वो एग्रीकल्चर की तरफ आए, तो उन्होंने अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को कैसे उन्होंने कैसे अचीव किया, उन्होंने नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को उन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया, और उन्होंने उनकी प्रोडक्शन के बाद उन चीज़ों को जो बनाया उन्होंने उसको आगे कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया. इट रिप्रेजेंट्स द रेवोल्यूशन इन ह्यूमन थाट. कि ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जा रहे हैं, पहले एक चीज़ बनाता था फिर वो दूसरी चीज़ की तरफ आया, पहले स्मॉल टूल्स यूज़ करता था, डिगिंग स्टिक्स यूज़ करता था खुदाई के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने डिफरेंट औजार निकाल लिए, मेटल टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया. फिर मेटल टूल्स के बाद वो कैसे एग्रीकल्चर एक उसने सही लेवल ही करता था, एग्रीकल्चर के बाद वो कैसे इंडस्ट्रीज़ उसने बनाई, फैक्ट्रीज उसने बनाई. तो वो क्या शो कर रहा है, कैसे ह्यूमन थाट में रेवोल्यूशन आया. It holds methods of procuring the means of life necessary for human existence plus mode of production of material. कि जो human existence के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे हम फूड की बात करते हैं, क्लोथिंग की बात करते हैं, शेल्टर की बात करते हैं, तो वो जो उसने चीज़ें बनाई वो उसने कैसे बनाई और किस तरीके से बनाता था. तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, कि व्हाट वर द इंस्ट्रूमेंट्स प्रोडक्शन द पीपल यूज्ड, और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि हम ये जो भी पढ़ रही हैं मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, वो ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई है, चेंज कैसे हुई है, उसकी स्टेट कैसे चेंज हुई है ड्यू टू दैट प्रोडक्शन एस्पेक्ट, कि जो क्या चीज़ बनाते थे, किस तरह से बनाते थे, कैसे वो आगे ट्रांसफ़र करते थे, कैसे वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते थे. सो द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन किसकी बात करते हैं कि मटीरियल वैल्यूज़ आर प्रोड्यूस्ड, कि कैसे हम किन चीज़ों को कैसे बना रहे हैं, और वो जो जिन चीज़ों को लोग बना रहे हैं, वो जो लेबर है जो उसको बना रहा है, वो अपनी कितनी स्किल्स लगा रहा है, वो कितनी अपनी एक्सपीरियंसेस उसकी जनरेट हो रही हैं, और ये क्या कर रही है, वो जो लेबर स्किल है, दैट लेबर स्किल इज़ प्रोडक्टिव फोर्सेस ऑफ सोसाइटी. इसको हम डिनोट करेंगे एज द प्रोडक्टिव फोर्स ऑफ सोसाइटी. दैट वाज द वन एस्पेक्ट ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन. ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस है उसके अंदर ये एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस ऑफ सोसाइटी. फिर दूसरी किसके अंदर बात करता है इसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, मेंस रिलेशन टू प्रोडक्शन, कि जो लोगों का रिलेशनशिप क्या है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि लोगों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो जो चीज़ वो जो प्रोड्यूस कर रही हैं उस प्रोडक्शन में उन लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वो लोग आपस में जो एक चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, म्यूचुअल हेल्प में है, कॉपरेशन में है. उस जगह पे ही वो लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे जहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन का सिनेरियो नहीं होगा. लेकिन जहाँ या तो कहीं पे ऐसा रिलेशनशिप है लोगों का आपस में, द मेंस रिलेशन प्रोडक्शन, दूसरी जगह पे एक रिलेशनशिप एक्सप्लॉइटेशन का है, दूसरी जगह पर रिलेशनशिप यू कैन से डोमिनेशन का है, जिसमें एग्जांपल आएगी कि एक जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो उनके यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं,
So this shows the relations of domination and subordination. The next one is the features of production. ये जो production का process हो रहा है उसके क्या features हैं? Number first feature is that the state of change and development, कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है. कि फॉर एग्जांपल में जो प्रिमिटिव होती थी वो एक चीज़ बनाते थे, स्लेवरी के अंदर वो दूसरा उन्होंने तरीका यूज़ करना शुरू कर दिया, फ्यूडलिस्ट सिस्टम के अंदर उन्होंने थर्ड मॉड यूज़ कर लिया, फिर जब कैपिटलिज्म सिस्टम आया उन्होंने उसके अंदर नया मॉड निकाल लिया. तो फीचर ऑफ प्रोडक्शन के बता रहे हैं कि जो सोसाइटी की जैसे जैसे चेंज होती जा रही है कैसे उसके अंदर एक वो मॉड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तब्दीली आ रही कि पहले वो क्या चीज़ बनाते थे फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ क्या बनाते थे. तो इट शोज़ कि स्टेट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, स्टेट इन मॉड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से वो बना रहे हैं, किस क्या तरीका यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को बनाने में. फॉर एग्जाम्पल पहले वो स्टिक्स यूज़ करते थे, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा मेटल टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए, फिर उन्होंने मशीनरीज यूज़ कर दी, फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाने शुरू कर दी. तो ये दैट शोज़ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आया सिर्फ इन चीज़ों में तब्दीली नहीं आई बल्कि इन चीज़ों ने सोसाइटी को ओवरऑल चेंज किया. उन्होंने पूरे सोशल सिस्टम को चेंज किया, सोशल आइडियाज़ को चेंज किया, पॉलिटिकल व्यू को चेंज किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को चेंज किया. सो दैट शोज़ कि जो अगर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आ रही है वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी फ्यूडल किसी बादशाह ने कोई इनिशिएटिव यूज़ कर लिया था, किसी कोई आया था किंग ने जो कोई एक्शन था सोशल डेवलपमेंट का एक्शन था, किसी जनरल ने कोई एक्शन लिया था, बल्कि क्या है असल में जो सोसाइटी के अंदर चेंज आया है और जो डेवलपमेंट आई है वो किस वजह से आई है, इन फीचर ऑफ प्रोडक्शन में क्या हुआ चेंज की वजह से. जो हिस्ट्री किस वजह से डेवलपमेंट आई है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस और हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि लोगों का चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ था, किस तरह से बनाते थे, किस क्या चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू की, उन लोगों की उस जो प्रोडक्ट बना रही हैं उस प्रोडक्ट के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है. तो दिस शोज़ कि जितना भी चेंज आया वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज आ रहा है और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज क्या कर रहा है वो सोसाइटी को ओवरऑल चेंज कर रहा है. देन वी हैव द सेकेंड फीचर ऑफ प्रोडक्शन जो ये बात करता है, अच्छा इस फर्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये शो करता है दैट वाज द फीचर ऑफ फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोडक्शन. वो ये कहते हैं कि जितने भी लॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी है, जो लॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के जो सोसाइटी की हिस्ट्री देख रही हैं वो ये ना देखें, वो लोगों के माइंड लोगों के आइडियाज़ को ना देखें बल्कि वो ये देखें किस चीज़ को मैंस माइंड आइडिया, इट मीन्स द आइडियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ द हेगल. तो ये इसके अगेंस्ट जा रहा है. जबकि जो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि वो माइंड और मेंटल प्रोसेस को ना इंपॉर्टेंस दे बल्कि वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस दे अगर उन्होंने हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है. और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है, वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सोसाइटी है. द सेकेंड फीचर वॉज अबाउट द सेकेंड फीचर ऑफ प्रोडक्शन किसकी बात कर रहे हैं कि जो चेंज इन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है बिगिन विद द चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं उसके अंदर जो चेंज आ रहा है एंड द चेंज डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्टिव फोर्सेस में क्या चेंज आ रहा है, वो जो प्रोडक्टिव फोर्सेस आपने अगर बात की जो लेबर था उसकी स्किल्स क्या थी, उसका एक्सपीरियंस क्या थी, वो एंड द चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, किस चीज़ से वो बना रहे हैं, क्या वो एक स्टिक है, क्या वो छोटा सा टूल है, क्या वो कोई औजार है, क्या वो उसके बाद उसने मशीनरी यूज़ किया उसके बाद वो फैक्ट्रीज में चले गए. तो दैट शोज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन. ये जो असल में चेंज आया है सोसाइटी के अंदर वो किस वजह से आया है, वो प्रोडक्टिव फोर्सेस में चेंज आया और फिर किस में चेंज आया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आए. एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले जो था वो लोग स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, स्टोन टूल से वो किसकी तरफ गए, वो बो एंड एरो की तरफ गए, उन्होंने तीर कमान इस्तेमाल शुरू किया. तो ये जो चेंज आया स्टोन टूल से तीर कमान की तरफ वो ये शो कर रहा है कि चेंज आया फ्रॉम हंटर ग्रेदर्स टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. कि पहले वो सिर्फ शिकार करते थे, जितनी ज़रूरत होती थी वो उसको अपनी नीड को फुलफ़िल करते थे, लेकिन जब वो बो एंड एरो की तरफ आए, बो एंड एरो मीन
द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया तो इट मीन्स कि उनकी प्रोडक्टिव फोर्सेस में भी चेंज आया। और वो प्रोडक्टिव फोर्सेस में क्या चेंज आया? द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। द पीपल लर्न द स्किल ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उनको स्किल आ गया, उनको एक्सपीरियंस आ गया कि उन्होंने किसी चीज़ को किस तरह से, उन एनिमल्स को किस तरह से डोमेस्टिकेशन करनी है। आहिस्ता आहिस्ता बो एंड एरो से वो एग्रीकल्चर की तरफ आए, मेटल टूल्स इन्होंने यूज़ किया, हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से आए, मशीन सिस्टम की तरफ आए, फिर इंडस्ट्री। द फिफ्थ टॉक्स अबाउट द, अच्छा इसी के अंदर कि जो बात सेकंड फीचर ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, वो ये कहता है कि जितना भी चेंज आ रहा है वो 5 एस्पेक्ट में आ रहा है। जी जितना भी डेवलपमेंट और इंस्ट्रूमेंट चेंज आ रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज है कि पहले वो एक स्टिक यूज़ करता था, या वो स्टोन टूल्स यूज़ करता था। स्टोन टूल्स मतलब ये कैन से जो पत्थर के औजार, पत्थर को वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करता था। फिर वो बो एंड एरो की तरफ आए। तो वो जो ये जो चेंज आ रहा है, इट शोज़ द चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, कि इंसान की भी चेंज बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी लेबर स्किल्स में चेंज आया, उसके एक्सपीरियंसेस में चेंज आया, उसकी एबिलिटी में चेंज आया है टू हैंडल द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो चेंज है, इसने क्या चेंज किया? इट चेंज द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और इसलिए कहते हैं कि देर आर 5 मेन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस। ये जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट, यू कैन से डिफरेंट 5 मेन मीन्स ऑफ सोसाइटीज़, या यू कैन से दीज आर द 5 मेन स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ ड्यू टू दैट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रिमिटिव कम्युनल में ये बात करते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनल में ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं कि जिसके अंदर इस रिलेशन प्रोडक्शन में कोई प्रॉपर यू कैन से एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम नहीं था, क्लास का सिस्टम नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं था। सब जितनी भी चीज़ें थी वो कॉमन ओनरशिप उसकी थी। कोई क्लासलेस सोसाइटी थी, कोई एक्सप्लॉयटेशन इस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में नहीं था, क्योंकि जिसको जो ज़रूरत होती थी वो उसको हंट करता था, उसको खा लेता था, उसको इस्तेमाल कर लेता था। सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने की इस वक्त कोशिश होती थी अपने सर्वाइवल के लिए। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ प्रोडक्शन सोसाइटी रिलेशन प्रोडक्शन की तरफ आए? स्लेव सिस्टम की तरफ आए। इस स्लेव सिस्टम में क्या हुआ कि जो स्लेव ओनर्स थे, दे वर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। क्यों? क्योंकि वो इन स्लेव्स को ओन करते थे, वो इन स्लेव्स को इस्तेमाल करते थे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। इन स्लेव्स को ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, इन स्लेव्स को ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे इन टर्म्स ऑफ उनको मार भी सकते थे, उनको बेच भी सकते थे, उनको जो है वो किसी और को अपने काम में लगा भी सकते थे। राइट, सो जो स्लेव ओनर्स वो कंट्रोल कर रहे थे उनकी लाइफ्स को, उनकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। और इस टाइम पीरियड में जो आहिस्ता आहिस्ता फिर अब ये जो पहले कम्युनल प्रिमिटिव कम्युनल में जो सिस्टम था ओनरशिप का, वो कि जिसके अंदर हर कोई इक्वली ओन करता था, अब वो खत्म होना शुरू हो गया था। इट वाज रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप सिस्टम। और जो स्लेव ओनर था वो ज़्यादा प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ओनर समझा जाता था। देन द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते गए तो फ्यूडल सिस्टम आया। फ्यूडल सिस्टम में जो फ्यूडल लॉर्ड था वो ओन भी करता था, उसको कंट्रोल भी करता था म्यूनसिप सिस्टम, क्योंकि वो उसके पास ज़मीनें रखता था। उस ज़मीन के ऊपर वो पीजेंट्स और उनको हायर करता था, उनके या सर्फ जिनको हम कहते हैं उनसे काम कराता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन डिफरेंट हो गया था, क्योंकि स्लेव सिस्टम में वो स्लेव को मार सकते थे, लेकिन इसके अंदर फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो पीजेंट्स थे, जो सर्फ थे, उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी आ गई, उनके पास अपने औजार इंस्ट्रूमेंट्स की ओनरशिप आ गई थी। तो ओनरशिप का जो मोड था उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया था। लेकिन और इसमें फिर ज़्यादा क्लास यू कैन से क्लास वाइज सोसाइटी जनरेट हो गई थी, क्योंकि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे दे वर द प्रॉपर्टी ओनर्स, उनकी अपनी ज़मीनें थी, इस वजह से ये लोग ज़्यादा अपर क्लास के थे, जबकि जो पीजेंट्स थे, जो सर्फ्स थे, जो उनकी ज़मीन पे काम करते थे, वो लोअर क्लास के समझे जाते थे। और ये जो फ्यूडल्स थे ये उनको
फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें वो लोग ज़मीनें रखते थे एग्रीकल्चर के लिए, डिफरेंट एग्रीकल्चर मशीनरीज यूज़ करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने मशीनरीज बनाई, इंडस्ट्रीज़ बनाई, तो इंडस्ट्रीज़ और बनाने की वजह से मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हुआ। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ तो सोसाइटी चेंज हुई। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो क्या हुआ कि इंडस्ट्री जनरेट हुई, जो पावर में शिफ्ट आया, कि जो मॉडल प्रोडक्शन निकला चेंज आया, कि जो पहले ज़मीनों पे चीज़ एग्रीकल्चर होता था, लेकिन वो बाद में किस में शिफ्ट हो गया, वो इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, अर्बनाइजेशन आई। जो चीज़ें पहले एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, अब वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। तो क्या हुआ, इसमें पूरे सोशल सिस्टम को भी चेंज आया। इसमें मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन डिफरेंट हो गया। द मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाज बिटवीन द फैक्ट्री ओनर्स एंड द फैक्ट्री यू कैन से लेबरर्स, द फैक्ट्री वर्कर्स, बोर्जियोस एंड प्रोलेटेरिएट के दरमियान में एक क्लास, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्लास सिस्टम इमर्ज हुआ। इसमें जो कैपिटलिस्ट थे, जो फैक्ट्रीज कौन करते थे, उनका ये यू कैन से कंसर्न होता था कि जो हम वर्कर्स रखें वो थोड़े से एजुकेटेड हों। सो ये जो एजुकेटेड रखने वर्कर्स होने का जो कॉन्सेप्ट था, ये पहले फ्यूडल सोसाइटी में नहीं था, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में था कि दे वर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि वो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्ट्रडिक्शन थी, एक फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन आई सोसाइटी में, जिसको समझा जाता था कि सॉल्व किया जाए। इस कैपिटलिस्ट को के जो कॉन्ट्रडिक्शन में क्या इस कॉन्ट्रडिक्शन में क्या थीसिस निकला, उसका एंटी थीसिस क्या निकला, सोशलिस्ट सिस्टम। फाइनल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन था। एंटीथेसिस वाज द कैपिटलिस्ट सिस्टम, और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, इसमें क्या उसका रिजल्ट निकला कि दे वर थिंकिंग टूवर्ड्स द सोशलिस्ट सिस्टम, कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम उसका सोल्यूशन क्या देंगे, सोशलिस्ट सिस्टम, जिसके अंदर सोशल ऑनरशिप होगी, जो उसका रेवोल्यूशन आएगा कैपिटलिस्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ में, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, ना एक्सप्लॉयटर्स होंगे ना एक्सप्लॉयटेड लोग होंगे, जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली विद इन द सोसाइटी। और किस तरह से, कि जिस तरह से लेबर परफॉर्म करेगा उसके मुताबिक जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे प्रोलेटेरिएट को पावर मिली, ये जो लेबर्स थे, जो वर्किंग क्लास थे, उन्होंने सोशलिस्ट जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन जब उनको पावर मिली, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म किया। कुछ सोशलिस्ट सिस्टम में क्या आया कि जो सोशलिज़म का फिनोमेना था उसको रिप्लेस कर दिया कम्युनिज़म से, क्योंकि सोशलिज़म का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता किस की तरफ जा रहा था, वो कोर्जन की तरफ जा रहा था। वो क्या कर रहा था कि जो इस टाइम सोशलिज़म सिस्टम में जो स्टेट थी वो कुछ लोगों को फ़ायदा दे रही थी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि स्टेट आहिस्ता आहिस्ता उसका रिज़ल्ट क्या निकला, कम्युनिज़म, और कम्युनिज़म में स्टेट क्या हुई, डिक्लाइन होना शुरू होगी। कम्युनिज़म में क्या आया, कम्युनिज़म के अंदर कम्युनिज़म इसके अगेंस्ट आया सोशलिस्ट सिस्टम में, जिसके अंदर ये कुछ लोगों को जब इसने बेनिफिट करना शुरू कर दिया। तो कम्युनिज़म में क्या है कि फुल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन नेचर विल बी अटेन्ड इन कम्युनिज़म when people no longer divided themselves into classes। कम्युनिज़म में क्लासेस का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, और ये समझा जाता था the power of production have been used to provide for the needs and want of all। government will no longer be needed। जो जितना काम करेगा उसको उस काम के मुताबिक अपना जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको उस कंट्रीब्यूट मिलेगा। थर्ड वॉज द फीचर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड फीचर ऑफ प्रोडक्शन क्या था कि जो नए प्रोडक्टिव फोर्सेस इमर्ज हुए हैं, नए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हो रहे हैं, और ये जितनी भी चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, नए सिस्टम इमर्ज हो रहे हैं, नए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हो रहे हैं, ये कम्प्लीटली कोई न्यू नहीं है, बल्कि ये विद इन द ओल्ड सिस्टम इमर्ज हो रहे हैं। और ये जो विद इन द ओल्ड सिस्टम इमर्ज हो रहे हैं, और यही क्या कर रही हैं, ये स्पॉन्टेनियसली अचानक से आ रही हैं, ये इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो ये सोचता है कि अगर मैंने जहाँ मैं पहले पत्थर इस्तेमाल करता था, अब वो उसकी जगह स्टिक इस्तेमाल करूँगा अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए। सो उसके जहन में ये नहीं था कि वो पहले जो था वो सिस्टम फ्यूडल सिस्टम से कन्वर्ट करके जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर वो सोचता था कि मैं एग्रीकल्चर करूँगा, तो फिर उसने ये सोचा कि चलो ऐसे करता कि हम मशीनरीज लगा लेते हैं, हम फैक्ट्रीज लगा लेते हैं। तो उनका पीछे एक कंसेप्शन नहीं थी कि हम किसी एक नए मीन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रहे हैं। उनका पीछे मकसद ये था कि हम अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हम नया मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो इट वाज स्पॉन्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द मैन। और ये जो स्पॉन्टेनियस था, ये क्या हो रहा है कि इंसान ये
इंसान की क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यील्ड्स प्लेस टू द कॉन्शियस एक्शंस ऑफ मैन, पीसफुल डेवलपमेंट ऑफ वायलेंट अपील, एवोल्यूशन टू रेवोल्यूशन। कि जितना भी ये जो राइज हो रहा है न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस और जो रिलेशन जो प्रोडक्शन ये जो नए इमर्ज हो रहे हैं, ये ओल्डली सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट में। और जो वो चीज़ नई बना रहे हैं, नया रिलेशन प्रोडक्शन को वो जो इमर्ज कर रही हैं, वो उनके जहन में ये नहीं था कि वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएगा। तो ये आहिस्ते आहिस्ते जब एक्सप्लॉयटेशन की तरफ गया, एक्सप्लॉयटेशन के बाद वो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक चेंज आया सोसाइटी में। जब उसकी वजह से ये जब जहन में आया कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुई। वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद फिर रेवोल्यूशन आता है, रेवोल्यूशन के बाद फिर रेवोल्यूशन।